हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश और हम आज बात करने वाले हैं कक्षा 9 का पहला चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति। हम आज संख्या पद्धति के बारे में पढ़ने वाले हैं। काफ़ी बेसिक से लेकर के काफ़ी हाई लेवल तक पढ़ेंगे इसको, जो भी आपके इस चैप्टर में होगा पूरा संख्या के बारे में हर चीज़ जानेंगे। बस उसके लिए आप लोग का साथ चाहिए, ठीक है। आप लोग हमारा उत्साहवर्धन बढ़ाएंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में सबसे पहले तो हमें यही जानना चाहिए कि संख्या क्या होता है, संख्या किस तरह की होती हैं, संख्या का हमारे लाइफ में क्या यूज होता है, वो सब कुछ इस चैप्टर में काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। तो देखिए, संख्याएं जो होती हैं ना, वो दो तरह की होती हैं। संख्याएं जो होती हैं वो दो तरह की हम लोग अपनी लाइफ में देखते हैं। देखियो, जो संख्याएं होती है दो तरह कौन कौन सी होती है। एक तो आप देखते हैं जो कि वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। और एक होता है बच्चों काल्पनिक। एक होता है काल्पनिक संख्याएं, या इसी का दूसरा नाम होता है अवास्तविक संख्याएं। इसी का दूसरा नाम होता है बच्चों अवास्तविक संख्याएं। देखा आपने, संख्या में जो संख्या होती है, संख्या आपकी वो दो तरह की होती है, या तो वास्तविक संख्या होगी या तो फिर काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अब देखिए, वास्तविक को हम पहले बाद में समझेंगे, पहले इसको समझ लो। काल्पनिक का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जिसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उसको सही में वो चीज होना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। होना बहुत मुश्किल होता है। तो काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि एक काल्पनिक ही होती हैं, जिसका कोई यूज नहीं होता है। जैसे आपने ऐसी संख्याएं देखी होंगी, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर इसका देख रहे हैं, जैसा -3 हो, या हम कह देते हैं माइनस के अंदर हो, रूट के अंदर -9 दे दिया जाए, या हम कह देते हैं -12। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जिसका हम स्क्वायर रूट कभी नहीं निकाल सकते। हाँ, 9th और 10th तक नहीं निकाल सकते हो। जैसे ही आप लोग 11 में पहुंचोगे, कक्षा 11 में, तो इसको निकाला जा सकता है। वो कैसे निकाला जा सकता है उसको आपको कक्षा 11 में बताया जाएगा। बस इतना अभी जान लो, अगर आप 9th और 10th तक हो तो आपको यही सीखना है कि काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, ठीक है। जब आप कक्षा 11 में जाओगे तब निकाल सकते हो, लेकिन 9th और 10th तक नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या जिसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जैसा मैं जैसा कल्पना कर लूँ, मैं क्या कल्पना करूँ कि मैं इस यूपी का जो है कि मुख्यमंत्री बन जाऊं, तो ऐसा सिर्फ कल्पना ही कर सकता हूं ना। रियल में ये चीज होता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वास्तविक से उसका कोई लेन देन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसी संख्याएं जो रूट के अंदर हो, माइनस में होती है ना, ये सारी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। तो यहां तक तो बच्चों आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं वास्तविक। सारा खेल तो यहाँ पर शुरू होता है, सारा खेल जो शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है, वास्तविक संख्याएं से। और जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं वो तो यहीं पे खत्म हो जाती हैं, क्योंकि बताया काल्पनिक संख्या जो सिर्फ कल्पना की जाती है। कल्पना में हम कुछ भी कर सकते हैं। कल्पना जो होता है, मैं कह दूं कि मैं पीएम बन जाऊं, तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सब की सब संख्याएं जो होती हैं काल्पनिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं जो होती है ना, कई तरह की होती है जिसको हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। ये होते हैं रियल नंबर्स। तो जिसको हम रियल लाइफ में यूज करते हैं, जिस तरह के नंबर, वो सारे के सारे नंबर जो होते हैं वो सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या? वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो हम इसी को पढ़ने वाले हैं, यही पूरा आपको देखना है। काल्पनिक तो मैंने बता दिया, थोड़ा सा मैंने ऊपर से लेकर के, थोड़ा सा नहीं, इसको जो है कि थोड़ा पिछले क्लास से लेकर के मैंने बता दिया वास्तविक और अवास्तविक, ठीक है। आपको तो पढ़ना है ये वाला जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। अब बच्चों, जो वास्तविक संख्याएं होती है, मैंने बताया ना कि जिसको हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, जो यूज होती हैं, हम वास्तविकता में हम देखते हैं नंबर्स, वो सारे के सारे वास्तविक संख्याएं में आती हैं। जैसे 1 2 3 4 5, है ना। और देखते हो आप रूट के अंदर भी नंबर देखते हो ना, √5 √3। देखो ये माइनस में था, इसमें बोल रहा हूँ √5,
तो माइनस नहीं बोल रहा हूं। तो ऐसे नंबर भी हमारे वास्तविक में आते हैं, लेकिन इसको भी कैटेगराइज कर दिया गया है। इसमें भी दो पार्ट्स बना दिए जाते हैं, जिसमें दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका बच्चों दशमलव वाली संख्याएं। कौन सी? दशमलव, दशमलव वाली संख्याएं। और एक होता है दोस्तों बिना दशमलव वाली, बिना दशमलव वाली। संख्याएं, ठीक है ना, उसके आगे संख्याएं भी है। तो हमने देखा वास्तविक संख्याओं में दो तरह की संख्याएं आएंगी, एक होती है दशमलव वाली संख्याएं और एक होता है बिना दशमलव वाली संख्याएं। अब देखो वास्तविक में दशमलव वाली संख्याएं कैसे, जो सामने पढ़ा ना 3.5 है ना, 3.5, 9.4, 9.2134 है ना, तो ये सारी संख्याएं दशमलव वाली होती हैं। और बिना दशमलव वाली संख्याओं में भी कई तरह की संख्याएं आती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्या, आपने पढ़ा होगा पूर्ण संख्या, पढ़ा होगा पूर्णांक संख्याएं, है ना। और इसके अलावा आप पढ़ते हैं इसे मैंने रेशनल संख्या, मतलब कि कहने का मतलब कि आपका परिमेय संख्याएं, है ना, परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, वो सब हम आज इसमें काफी अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना मजा अधूरा रह जाएगा। क्या मजा पूरा लेना है तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक, कमेंट और एक शेयर जरूर करो हमारे उत्साहवर्धन के लिए। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे काफ़ी अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स मैं कंप्लीट करूँगा। बस आपको ना उत्साहवर्धन करना पड़ेगा, मेरा आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, और मैं आपका साथ तो दे ही रहा हूँ, ठीक है ना। तब देखो हमने सीखा यहाँ पर दशमलव वाली संख्या है और होता है बिना दशमलव वाली संख्या है। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हटाते हैं ताकि समझ में आए। देखो दशमलव वाली संख्याओं में भी दो तरह की संख्याएं होती है और बिना दशमलव वाली संख्याओं में भी कई तरह की संख्याएं आती हैं। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस पार्ट को हटाता हूं और ये वास्तविक संख्याओं के बारे में मैं डिटेल में बताता हूं। तो मैं क्या करता हूं, इसको हटाता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और मैं इसको हटाता हूं यहां से, इस चीज को मैं हटा देता हूं, पूरा हटाते हैं यहां से। मैं इस चीज को पूरा हटाकर आपको एक बार फिर से लिख के दिखाता हूं। अब देखो, अब यहां पर हम लिखेंगे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या है, मैंने बताया ना इसमें दो तरह की संख्या है बताया। एक बताया मैंने दशमलव वाली, संख्याएं, और एक होता है बिना दशमलव वाली। ये मैंने यहां पर लिख दिया कि वास्तविक संख्या है एक दशमलव वाली और एक बिना दशमलव वाली। तो हम पहले समझेंगे बिना दशमलव वाली, पहले इसको समझते हैं। तो देखो बिना दशमलव मतलब कि साफ साफ नाम से स्पष्ट है कि जिसमें दशमलव नहीं लगा होता है, और दशमलव वाली जिसमें दशमलव लगा होता है, ठीक है। अब देखो बिना दशमलव वाली संख्या में आप कितनी तरह संख्या पढ़ सकते हो। एक तो आप पढ़ सकते हो इसमें प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। अगला आप पढ़ सकते हो इसमें पूर्ण संख्याएं, अगला पढ़ेंगे इसमें हम पूर्णांक, ठीक है। और इसके बाद इसे में और भी पढ़ सकते हैं परिमेय संख्याएं, तो हम इसके बारे में जानते हैं। हालांकि और भी संख्या हो तो उसको बताता हूं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा इसको जानते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो कि एक से स्टार्ट होकर के प्लस एक से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती हैं। वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, जैसे कि हम कह देते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट,
ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं बच्चों। तो प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट कहां से होती है, 1 से इनफाइनाइट तक जाती रहती है। कोई भी नंबर बोल दो, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। बस इतना याद रखना कि वो प्लस में होने चाहिए, माइनस में नहीं होने चाहिए। जितने भी 1 2 3 4 5 जाओगे वो सारी की सारी तुम्हारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो कि जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। किसमें से, इसको हम W से लिखते हैं, ठीक है। और प्राकृतिक संख्याओं को बोलते हैं हम नेचुरल नंबर, इसको हम यन से डिनोट करते हैं। किससे, यन से, ठीक है। तो पूर्ण संख्या जो होती है होल नंबर्स, वो स्टार्ट होती हैं बच्चों 0 से, 0 फिर +1 2 3 4 5 6, ये सारी की सारी जो संख्याएं होती हैं बच्चों, ये सब पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाती हैं। ये सब की सब हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब देखो पूर्णांक क्या होता है, जैसे कि ये नाम से ही स्पष्ट है, पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि जो पूरा पूरा अंक होता है वो हमारा पूर्णांक में आता है। अब देखो अगर हम कह देते हैं, आप कभी किसी से उधार कोई चीज लिए हो, आप कभी किसी से दुकान गए, आपके पास पैसा नहीं था और आपने कोई चीज खरीदा, तो आप उसे पैसा नहीं दिए हैं, तो आप उसे क्या कहोगे। आप दुकान में गए, जाकर बिस्किट लेने गए, आप 5 रुपए का बिस्किट आपने खरीदा, आपके पास पैसा था, आपने नहीं दिया, तो आप क्या बोलोगे कि मेरे 5 रुपए मेरे ऊपर कर्ज आ गया, क्योंकि मैंने अभी दुकानदार को 5 रुपए नहीं दिया। तो मैंने अगर उसे 5 रुपए नहीं दिया तो इसका मतलब मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया है। जब कर्ज चढ़ता है तो वहां पर माइनस लगता है। क्या लगता है, माइनस लगता है। तो याद रखना कि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो माइनस में भी होती हैं। कैसे, मैंने बताया ना कि हम दुकान में गए, हमने खरीदा कोई भी चीज, चलो बिस्किट ही हमने खरीदा, 5 रुपए खरीदा, हमने पैसा नहीं दिया, तो यानी कि हम जो है -5 हो गया, क्योंकि हमें 5 रुपए कर्ज देना है। लेकिन है तो 5 रुपए अपने आप में एक पूर्ण संख्या ना, है ना 5 रुपए, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या है, पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो कि प्लस में भी होती हैं और माइनस में भी होती हैं। प्लस में भी होंगी और माइनस में भी होती हैं, और साथ में बच्चों 0 भी होता है, वो भी एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो हम 0 यहाँ पर यहाँ पर हम 0 ले सकते हैं, इसमें 0 भी आता है। इधर हमारे प्लस के नंबर आते हैं, +2 +3 अप टू डॉट डॉट। इधर हम जाएंगे तो माइनस के नंबर जो होते हैं वो भी इधर आएंगे। ये हमारे जो नंबर होते हैं ये हमारे पूर्णांक होते हैं। भाई माइनस में है तो क्या हुआ, आप दुकान में गए, पैसा नहीं दिए हो तो माइनस नहीं चढ़ गया तुम्हारे ऊपर, बात करते हो। अब बात कर लेते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं बच्चों, वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसको, p/q के फॉर्म में। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक चीज और भी यहाँ पे याद होना चाहिए बच्चों आपको, कि जो ये q होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो जो हर होता है वो बच्चों 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 अगर हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगी। अब देखो एक बात और भी आपको इसमें याद रखना है, इतना तो होने के बावजूद एक और भी बहुत बड़ी बात होती है कि जो p और q होते हैं ये दोनों को दोनों क्या होने चाहिए, पूर्ण संख्या होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, नहीं बल्कि पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक जो होता है इसको हम जेड से लिखते हैं, जिसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। क्या होता है, इंटीजर्स बोलते हैं इसको। तो वो इसमें से कोई भी नंबर हो सकता है, इसमें से चाहे जो भी नंबर हो, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों नंबर इसमें आते हैं, इसीलिए हम पूर्णांक बोल दिए कि जो पूर्णांक होते हैं ये सारे के सारे होने चाहिए। यानी कि हमारे जहां पर p और q होंगे, p एंड q दोनों क्या होंगे, ये दोनों के दोनों हमारे पूर्णांक होने चाहिए। ये दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तभी हमारा बच्चों ये एक परिमेय संख्या होगी। इतना चीज जब ये फॉलो करेगा तभी ये परिमेय संख्या होगा। उम्मीद करता हूं कि काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन एक बार मैं फिर से इसको रिकैप कर देता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक समझ में आया हो ना तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर करो, ठीक है ना। और चैनल पे नए हो तो जरूर इस ऑनलाइन चैनल को, द ऑनलाइन कोचिंग को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को जरूर लाइक करो। और देखो यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं को बता रहा था, तो प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी होती है, देखो 1 2 3 4 5 चलती हैं, ये सारी संख्याएं क्या पूर्ण संख्या में नहीं आता, बिल्कुल आता है सर जी। कैसे आता है, देखो ना 1 2 3 4 5 जा रहा है, ये 1 2 3 4 5 इसमें भी तो आ रहा है। इसका मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सब की सब पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है,
पूर्ण संख्या देखो 0 1 2 3 4 5 है, ये सारी की सारी पूर्णांक में भी आ रहा है, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है ना, आप यहाँ से देख सकते हो। मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो संख्याएं हैं ये इसमें आ रही कि नहीं आ रही हैं पूर्ण संख्या में। और अगर प्राकृतिक की बात करें तो यहां से आ रहा है, ये यहां से लेकर के 1 2 3 4 5 से प्राकृतिक संख्याओं में भी आ रहा है। अब देखो पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों देखिए पूर्णांक में आ रहा है, आप देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से। लेकिन पूर्णांक में एक चीज और भी है कि माइनस वाले भी नंबर आ रहे हैं। तो यहां से याद रखना कि जीरो के इधर वाले जो नंबर जो प्लस में नंबर होते हैं, धन वाले नंबर होते हैं, उनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं इनको? इनको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। ये होता है हमारा धनात्मक पूर्णांक। और जो इधर माइनस वाले नंबर होते हैं बच्चों, ये होते हैं हमारे ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होते हैं? ऋणात्मक और पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक में लिख देते हैं। आपने देखा बच्चों, काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और परिमेय संख्या में आपको समझा रहा था कि परिमेय संख्याएं वे होती हैं जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाती हैं, लेकिन जो q यानी कि जो हर होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और p और q दोनों हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जरा एग्जाम्पल आपको देखो समझा देता हूँ एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैं कह देता हूँ कि 3/5 बिल्कुल है, क्योंकि 3 और 5 दोनों तो हमारे इंटीजर्स हैं, दोनों तो हमारे पूर्णांक हैं। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं -5/8। देखो ये भी तो हमारे इंटीजर्स हैं, दोनों देखिए पूर्णांक है कि नहीं? पूर्णांक है। देखो इंटीजर्स को ही पूर्णांक बोलते हैं, आपको लग रहा हो कि मैं बार बार इंटीजर बोल देता हूं, तो पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो अगर मैं जीरो लिखता हूं, जीरो पे ध्यान देना है। जो जीरो होता है क्या ये पूर्णांक नहीं होता है? बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि हम इसके अपान में देखो 1 लगा देंगे तो देखिए ये 0/1 हो गया। और 0/1 जो होता है वो परिमेय संख्या बन गया, क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जितने भी परिमेय संख्याएं होती हैं, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, वो सारे के सारे p/q में फॉर्म में होते हैं। और अगर किसी के भी अपान में कुछ नहीं है, यानी हर में अगर कुछ नहीं है, हर अगर कुछ भी नहीं है, तो हम उसके अपान में 1 लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 3 लिख दिया तो इसके अपान में कुछ नहीं है, तो हम अपान 1 लिख सकते हैं। ये बन गया हमारा परिमेय संख्याएं। तो देखा काफी अच्छे तरीके से आपको बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये समझ में आया? आ गया होगा ना समझ में, ठीक है। तो यहां तक आप इसको नोट कर सकते हैं, इसके आगे की हम बात फिर से करते हैं, ठीक है ना। तो प्राकृतिक पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या आपको समझ में आ गया। इसके अलावा भी कुछ संख्याएं होती हैं, उनके बारे में ही हम जान लेते हैं। तो आप इसको जल्दी से नोट करो और इसी के आगे हम बढ़ते हैं बिना दशमलव वाली संख्याओं में ही, ठीक है ना। तो हम पहले इसको क्या करेंगे? हटाते हैं। ये अब हम इसको हटा दिए और यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब आगे चलते हैं। इसके बाद भी कुछ संख्याएं और भी होती हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसके अलावा आपने संख्याएं पढ़ी होंगी। कलर हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा रेड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब सम संख्या। आपने सम संख्या का नाम सुना होगा कि सम संख्याएं क्या होती हैं, इसको पढ़ा देते हैं आपको। इसके अलावा एक होती है विषम संख्या। विषम संख्याएं, इसके अलावा आपको भाज्य संख्याएं पढ़ना है, या पहले अभाज्य पढ़ेंगे फिर भाज्य पढ़ेंगे? अभाज्य संख्याएं, फिर होता है आपका भाज्य संख्याएं। ठीक है, इन सभी संख्याओं के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनको देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं सम संख्या क्या होती है। पहले हम देखते हैं कि सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो कि 2 से डिवाइड हो जाती है। अगर हम उस संख्या को 2 से भाग दें तो वो पूरा पूरा डिवीजन हो जाता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। कैसे? जैसे देखो मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ, 4 और मैं 4 को 2 से डिवाइड करता हूं बच्चों, 2 से भाग देता हूं तो ये पूरा पूरा जा रहा है। देखो 2 दूना 4 होता है। अरे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अरे जोर से बोलो मैया जी की जय जयकार। अब यहां पर देखो हमने डिवाइड किया, यहां पर क्या हुआ? रिमाइंडर, यहां पर जो शेषफल आया वो कितना आया बताओ? शेषफल जो आया वो कितना आया?
जीरो आया ना, तो जब भी शेषफल जीरो आता है यानी कि वो संख्या पूरा पूरा 2 से डिवाइड होने पर पूरा पूरा चला जाएगा, यानी शेषफल जीरो बचेगा, तो वो सारी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। तो वो सभी सम संख्याएं होंगी जिसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो वो संख्या में शेषफल जीरो आना चाहिए, वो सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। अब देखो, अगर बड़ा कोई नंबर है, कोई बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई वाला अंक जो होगा, इकाई वाला अंक जो होता है, अगर वो क्या होगा, इकाई वाला अंक जो होगा, अगर क्या होगा इसमें से, यानी कि जीरो होगा, इकाई के अंक की बात कर रहा हूं, कोई भी इकाई अंक, इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक वो क्या होना चाहिए, या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, ये बस यही नंबर है। ये नंबर होंगे तो इस इकाई अंक, तो वो सभी संख्याएं सम संख्याएं होंगी। ठीक है, अब समझ गए ना, कोई भी कितना बड़ा नंबर हो, बस उसका तुमको यूनिट डिजिट देखना है, यानी कि इकाई अंक देखना है। अगर इसमें से कोई डिजिट आ रहा है तो वो सम संख्या होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल में लिख देता हूँ, जैसा आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बस। ठीक है ना, यही होंगे, और इन्हीं के थ्रू हम कितने भी नंबर बना सकते हैं, लेकिन लास्ट में यही में से कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, मैं कोई बड़ा सा नंबर भी देखो लिख देता हूँ, जैसे हम कहते हैं 48 है ना, 90, तो ये भी क्या होंगे, ये भी हमारी सभी सम संख्या है, क्योंकि सब 2 से डिवाइड हो जाएंगी, 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, रिमाइंडर शेषफल यानी कि 0 बचेगा। अब बात कर लेते हैं हम विषम संख्या क्या होती हैं, चलो इसको भी देख लेते हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं वे होंगी, वे संख्याएं होती हैं विषम संख्याएं जो कि 2 से भाग देने पर भाग नहीं जाता, यानी कि रिमाइंडर शेषफल कुछ ना कुछ बच जाएगा, तो वो सभी की सभी होती हैं विषम संख्याएं। क्या होती हैं, विषम संख्याएं, यानी कि विषम संख्याओं के लास्ट में यानी कौन सी होंगी, इनको छोड़कर जो भी बचेगा वो सब के सब विषम संख्याएं होंगी कि नहीं होंगी। जैसे 1 हो गया, 1 हो गया, और 3 हो गया, 5, 7, 9, और इनके थ्रू कोई भी नंबर बना दो, जैसे हमने बना दिया 39 है ना, 47, तो ये भी नंबर हमारे क्या होंगे, ये सब के सब विषम संख्याएं होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, विषम संख्याएं। काफी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, मुझे काफी अच्छे तरीके से पता है। देखो ये नंबर लिख दिया, बताओ क्या है ये, विषम संख्या, क्योंकि लास्ट में हमने पकड़ लिया गुरुजी विषम नंबर है। अब बता दो, दिस इज सम नंबर। अब ये सम नंबर हो गया, सम संख्या हो गई, क्योंकि लास्ट में 4 है। अब बताओ फिर से, ये लो, अब क्या है, अब फिर से ये विषम नंबर है, क्योंकि लास्ट में 7 है, हमने यहाँ पर लगा दिया 0, अब ये फिर से सम संख्या बन गई। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी सम संख्या है, कौन सी विषम संख्या है। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ऐसी संख्याएं, ऐसी वे सभी संख्याएं जिसको हम अगर उसका वो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जिसके मात्र 2 ही खंड हो सकते हैं, दो ही अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होंगी जो कि सिर्फ अपनी टेबल से कटे और 1 से कटे। किसमें से, अपनी टेबल से उसको डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा शेषफल 0 बचेगा, या तो फिर वो 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं, कम से कम उसके 2 फैक्टर तो होने ही चाहिए, 2 उसके गुणनखंड होंगे तभी वो हमारा अभाज्य संख्या होगी, इसके अलावा नहीं होना चाहिए कोई दूसरा। और वो कौन से होने चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए, और एक वो स्वयं नंबर होना चाहिए, वो स्वयं संख्या होनी चाहिए, स्वयं संख्या, तभी वो हमारा क्या होगा, अभाज्य। क्या होगी वो बच्चों, तभी वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। अभाज्य संख्या होने के सिर्फ 2 ही कंडीशन है, एक तो 1 उसका फैक्टर होना चाहिए गुणनखंड, और एक होना चाहिए वो संख्या खुद, इसके अलावा तीसरा कोई भी उसमें गुणनखंड नहीं बनना चाहिए, तभी वो हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है ना, अब एग्जांपल के तौर पर उसको देखो, समझ लेते हैं। एग्जांपल कैसे देखते हैं कि जिसके सिर्फ 2 ही खंड हो सकते हैं। देखो, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या लिख दें यहाँ पे, जैसे हम 2 ले लेते हैं, 2। तो अगर मैं 2 की बात करता हूं, 2 की, या मैं पहले बात कर लेता हूं 1 की, चलो पहले 1 को देख लेते हैं। मैंने कहा कि ऐसा अभाज्य संख्या होगा जिसके 2 खंड बनेंगे, एक तो वो संख्या 1 से कटनी चाहिए और अपने आप से कटना चाहिए, सिर्फ 2 ही होने चाहिए खंड उसके, 2, एक भी नहीं चलेगा। अब अगर हम 1 के खंड करना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो एक तो ये संख्या 1 से कटेगी, और एक अपनी स्वयं से कटना चाहिए, मतलब कि ये भी संख्या स्वयं का मतलब 1 ही हो गया। तो इसका हम 2 खंड गिनेंगे क्या, ये तो एक ही से हुआ ना, 1 वाली संख्या एक तो 1 होना चाहिए, और दूसरा
फिर से वो संख्या में लिया, स्वयं वो संख्या, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो यानी कि ये दो संख्याएं नहीं है बल्कि एक ही संख्या से कट रहा है, जिसकी वजह से एक ही खंड होने की वजह से ये अभाज्य संख्या नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं 2 का। अब हम बात करेंगे 2 को। अगर हम 2 को देखते हैं तो देखो 2 को जब हम लिखते हैं, 2 को लिखते हैं तो 2 के दो खंड बनते हैं। एक तो ये संख्या जो है 1 से कटेगा, 1 का भाग पढ़ोगे टेबल, 1 की टेबल में 2 नहीं आता है, बिल्कुल आता है। और उसके बाद ये संख्या मैंने कहा स्वयं से भी कटनी चाहिए, और कोई भी संख्या तो अपने आप से डिवाइड तो होती ही है। उस संख्या को जब उसी संख्या से हम भाग देते हैं तो रिमाइंडर 0 तो आता ही है ना। तो यहाँ पर देखो जब हम 2 को काटेंगे 1 और 2 से तो 1 की टेबल भी आएगा, 2 की टेबल, इसके अलावा और कोई खंड बन सकता है क्या? और देखो 2 1 2 होता है, तो ये हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्या हो जाएगी। अभाज्य संख्या ये होगी, ये नहीं होगी क्योंकि इसका सिर्फ एक ही देखिए खंड बन रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या ये नहीं होगी। और एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ ले लिया हमने 35, क्या ले लिया? 35। अगर हम 35 को ले रहे हैं तो 35 को छोड़ो, अभी 35 नहीं, हम ले रहे हैं यहाँ पे 31, क्या लेंगे? 31। अगर हम 31 की बात करें तो इसका एक खंड बनेगा 1, क्योंकि 1 से कटेगा। इसके अलावा ये अपनी टेबल से ही कटेगा, इसके अलावा और किसी भी टेबल से ये नहीं कट सकता है। तो इसका मतलब इसके भी सिर्फ 2 ही खंड बने, एक 1 और एक 31। देखा ना, एक तो 1 होना चाहिए, एक वो स्वयं संख्या होनी चाहिए। देखो ये वो स्वयं वही संख्या है कि नहीं है ना वही संख्या। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? 31 भी एक अभाज्य संख्या हो गई। तो अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए। आप देख सकते हैं कि इस तरह से, एक 1 हो और एक वो संख्या खुद होनी चाहिए। जब वो संख्या खुद होगी तभी हमारा वो क्या होगा? अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हटाते हैं और आपको समझाते हैं फिर से एक बार। तो मैंने क्या बताया? 2 होता है, 1 तो होता नहीं है, 2 हो गया। 2 के बाद 3 को देखोगे, अगर 3 को देखना चाहते हो तो 3 भी देखो 1 से कटेगा, इसके अलावा 3 से, इसके अलावा किसी से कट सकता है? नहीं कट सकता। तो 3 भी हमारा एक अभाज्य संख्या है। 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 के तो ज्यादा बन जाएंगे। 4 तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और अपनी टेबल 4 से भी कटेगा। तो इसमें तो 3 हो गए ना, सिर्फ 2 होने चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। 4 के बाद 5 लेते हैं, चलो 5 की बात करते हैं तो 1 और 5 से कटता है। इसका मतलब ये क्या है? ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो 2 हो गया, 3 हो गया और ये 5 भी हो जाएगा, 7 भी होता है क्योंकि 7 की वजह से 9 नहीं हो सकता। देख लो 9 को भी, चलो 9 की बात करते हो तो एक तो 1 से कटेगा और ये फिर 3 से भी कट रहा है और दूसरा 9 से कटता है, तो 3 हो गए। तो 3 नॉट अलाउड, सिर्फ और सिर्फ 2 ही अलाउड। तो इसका मतलब 9 नहीं, 10 भी नहीं हो सकता। 10 के अलावा 11 हो जाएगा। तो इस तरह से चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो 1 नहीं होती है बल्कि 2 होती है। कौन सी होती है? 2 होती है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और ही बनता है कि जो ये 2 होता है ये एक सम अभाज्य संख्या होती है। देखो ना, ये सम है, इवन नंबर है। तो एक ही मात्र ऐसी संख्या 2 है, 2 एक ऐसी संख्या है जो कि सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं तुम्हें मिलेंगी सब विषम अभाज्य संख्याएं होंगी। कहीं तक भी चले जाओ सब विषम संख्याएं होंगी, बस एक यही 2 है जो कि सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो एक प्रकार से इसे तुम क्या कह सकते हो? एक ये स्पेशल नंबर कह सकते हो यो। ठीक है, अब भाज्य संख्याओं के बारे में समझ लेते हैं। भाज्य के बारे में समझना है तो ये भी बहुत आसान होता है। अभी तक हमने पढ़ा कि ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 ही खंड होंगे वो होता है अभाज्य, और भाज्य जो होता है उसमें 2 से ज्यादा होने चाहिए। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 7 8 कितने भी हो, लेकिन 2 नहीं होने चाहिए। 2 होंगे तो अभाज्य हो जाएगा, और 1 होगा तो हो ही नहीं सकता। 2 से ज्यादा होंगे तभी वो भाज्य संख्याओं में आएगा। ठीक है, तो देखो भाज्य संख्या कौन सी होगी? तो हमने देखा 2 3 तो नहीं हो सकती, 4 बचती। 4 को देखते हैं, तो अगर हम 4 को देखते हैं, 4 को तो देखो 4 को जब हम काटेंगे तो देखो ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट जाएगा, इसके अलावा ये अपने टेबल से भी कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसको टोटल कितने खंड हो गए? 3 खंड हो गए, ठीक है, 3 खंड हो गए। तो इसका मतलब ये क्या है? ये तो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। इसका मतलब ये क्या होगी? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो होती हैं, देखो यहाँ पर 3 हो गए, 3 से ज्यादा हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए, तो वो हमारी भाज्य संख्या होती है। तो 4 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 तो अभाज्य होती है। 6 की बात कर लेते हैं, चलो 6 भी देख लो। 6 को काटोगे तो 1 से कटेगा, ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और अपनी टेबल 6 से भी कटेगा। तो देखो 4 हो गए। तो मैंने बताया 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 हो या 3 से ज्यादा। इसका मतलब कि हमारा 6 भी एक क्या है?
ये भी एक भाज्य संख्या है। 7 नहीं हो सकता, 8 बिल्कुल होगा क्योंकि वो तो 1 से भी कटेगा। 2 4 जा 8 भी होता है, 4 2 जा 8 भी होता है, 8 1 जा भी 8 होता है, इसका मतलब 8 भी हमारा होगा। 9 होगा? 9 कहाँ होगा? 9 होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 की टेबल भी 9 आता है। ठीक है, इसके अलावा 9 के बाद देखो 10 भी होता है। 11 नहीं होगा क्योंकि वो 1 और 11 से ही कटेगा। 12 की बात करते हैं तो देखो 12 भी होता है। तो इस तरह से ये नंबर जो होते हैं ये सभी भाज्य संख्याएं होती हैं। क्या? भाज्य संख्याएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफी अच्छी तरह से ये बिना दशमलव वाली संख्याएं समझ में आ गई होंगी। ये सभी की सभी संख्या जितने बता डाला ये सब बिना दशमलव वाली संख्याएं होती हैं। क्या? बिना दशमलव वाली संख्याएं मैंने आपको आज एक ही रेपटे में एक ही बार में पूरा समझा दिया। अब हम बात करेंगे कि दशमलव वाली संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। तो जल्दी से आप फटाफट इसको नोट करोगे और अब हम बात करने वाले हैं दशमलव वाली संख्याएं कौन सी होती हैं। तो जल्दी से इसे नोट करो और मैं इसको अब हटाता हूं। चलिए हम इसको लिखा रहने देते हैं। मतलब समझ गए ना, अब इसका तो काम खत्म हो गया। इसको हमने काफी अच्छे तरीके से क्या कर लिया, सीख लिया। ये आपका डन हो चुका है। ये क्या हो गया? डन हो गया बिना दशमलव वाली संख्याएं। अब बात आएंगी दशमलव वाली संख्याओं की। किसमें की बात करने वाले हैं हम? दशमलव वाली संख्याओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो मैंने बताया ना कि दशमलव वाली वे संख्याएं होती हैं जिसमें दशमलव लगा होता है, पॉइंट लगा होता है, बुंदा लगा होता है, बुंदी लगी होती है, बिंदी लगी होती है। वो सभी की सभी हमारी दशमलव वाली संख्याएं होती हैं। अब देखो ध्यान से देखना। दशमलव वाली संख्याओं में बच्चों ये दो तरह की संख्याएं आ जाती हैं। ये कहां से खींच जाता है? दशमलव वाली संख्याओं में दो तरह की संख्याएं आ जाती हैं। एक तो होता है हमारा, एक होता है हमारा शांत संख्याएं। क्या होता है? शांत संख्याएं। और एक होता है अशांत संख्याएं। क्या होता है? एक अशांत संख्याएं। एक होता है शांत संख्याएं और एक होता है अशांत संख्याएं। शांत संख्याओं की बात करते हैं तो ऐसी संख्याएं जो होती है दशमलव वाली, जो कि दशमलव के बाद थोड़ी दूर चल के रुक जाती हैं, वो सभी की सभी शांत संख्याएं होती हैं। अशांत संख्याएं वे होती हैं जिसमें दशमलव तो लगा होता है लेकिन उसके बावजूद भी वो रुकते ही नहीं है। दशमलव के बाद भी चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। तो वो सभी की सभी हमारी अशांत संख्याएं कहलाती हैं। अब देखो शांत संख्या में आता है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं जरा इसका एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने कह दिया कि 3.5, 3.5, मैंने कह दिया 6.74, मैंने कह दिया 8.23। ये सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं? शांत संख्याएं होती हैं। क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद ये रुक जा रही हैं, ये सभी की सभी पॉइंट के बाद रुक जा रही हैं। तो ऐसी संख्याएं जो पॉइंट के बाद रुक जाती हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं इसको। इसका शांत मतलब होता है ना रुकना, शांत होना। अशांत मतलब कि जो बगबगाता रहता है, चलता ही रहता है, उसे बोलते हैं अशांत। शांत का मतलब जैसे गाड़ी चलाते हैं आप लोग, गाड़ी चलाते हैं ना, तो उसमें जब पेट्रोल भरवाते हैं तो जब तक पेट्रोल होगा तभी तक वो चलेगी। पेट्रोल खत्म तो उसके बाद वो गाड़ी नहीं चल सकती है। हाँ हो सकता है आप डीजल वाली गाड़ी चलाते हो तो उसमें डीजल भरवाओगे, डीजल खत्म हो जाएगा, कैसे चल पाएगी ना वो। तो इसलिए डीजल हो या पेट्रोल हो, जब तक पेट्रोल या डीजल रहेगा गाड़ी में तभी तक वो चलेगी, उसके बाद वो रुक जाएगी। तो वो हो जाएगी शांत, तो हो जाएगी, तनिक भी नहीं डोलेगी। तो वो होता है शांत संख्याएं। तो इसी तरह से ये भी देखो पॉइंट के बाद थोड़ी दूर जाकर ये रुक जाएंगी। अशांत संख्याएं भी होती हैं जो कि पॉइंट के बाद नहीं रुकती हैं। इसमें दो कंडीशन होती है, दो कंडीशन होती है। कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं तो उसको भी हम आज डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो दो दो कंडीशंस होती हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसके दो कंडीशंस कौन से होते हैं। एक तो होता है, एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। एक होता है हमारा
अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। बस इसी को समझना है, ये तो खत्म हो जाता है यहीं पर। लेकिन एक चीज इसमें और भी जान लो कि जो शांत संख्याएं होती हैं, अगर मैं ये पॉइंट को हटाना चाहता हूँ, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ये क्या बनेगा 35, और पॉइंट की जगह पे 1 लगता है, उसके आगे एक 0, तो इसको हम लिखते हैं 35/10 लिख सकते हैं। अगर इसको काटना भी चाहते हो काट दो या मत काटो, इतना ही देखो। तो क्या ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है? बिल्कुल है। यानी कि जितनी भी शांत संख्याएं होती हैं वो सब परिमेय संख्या के रूप में लिखी जा सकती हैं या लिखी जाती हैं। तो देखिए परिमेय संख्या के फॉर्म में हम शांत संख्याओं को लिख सकते हैं, तो इस चीज को भी नोट डाउन कीजिएगा। और एक चीज और भी कि जो पाई होता है ना, पाई ये जो होता है ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका वैल्यू एग्जैक्ट फिक्स नहीं होता है। लेकिन पाई का वैल्यू तो लोग कहते हैं ना 22/7 है, तो ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख जाता है, इसलिए ये परिमेय संख्या होती है, ये परिमेय संख्या होता है। लेकिन ये ऊपर वाला जो पाई है ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होता है 22। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये रुकेगा नहीं, इसलिए जो पाई होता है वो परिमेय संख्या नहीं होती है, और 22/7 जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। तो इस चीज को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद बात कर लेते हैं अशांत आवर्ती क्या होती है। अशांत आवर्ती मेरे प्यारे बच्चों ये वो संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याओं को अशांत आवर्ती संख्या कहा जाता है, जो कि पॉइंट के बाद ऐसा कोई नंबर होगा जो कि बार बार रिपीट होता रहता है। क्या होता रहता है? रिपीट होता रहता है, वो होता है हमारा अशांत आवर्ती संख्या। अशांत अनावर्ती जो कि पॉइंट के बाद वो रुकेगा भी नहीं और कोई नंबर रिपीट भी नहीं करता है, ये क्या होता है? अपने मन का मालिक होता है। ये किसी की नहीं सुनता है, ये सुनता है। ये किसी की नहीं सुनता, जो मन में आया वो करता है। लेकिन ये जो होता है, जो हम कहते हैं वो करता है। कैसे करता है देखो, समझ लो। इसके एग्जाम्पल की मदद से हम समझ में आएगा ज्यादा। एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ अशांत आवर्ती की, जैसे कि मैं लिख देता हूं कि 3.1333। तुमने क्या देखा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो ये 33333 जा रहा है, ये क्या है? ये नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार उस नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है। हिंदी में बोलते हैं पुनरावृत्ति। जब कोई चीज बार बार रिपीट होगा तो उसे बोलेंगे पुनरावृत्ति। इसमें पुनरावृत्ति नहीं होती, कोई भी नंबर जब मन हुआ तब आ जाएगा, किसी के ये कहने पर नहीं चलता। ये अपने मन का मालिक होता है। क्या? अपने मन का मालिक होता है, किसी की नहीं सुनता है। तो इसमें एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल की बात करोगे तो जैसे हम कह देते हैं 1.280154219678, ऐसे ये चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होता। ऐसे नंबर अशांत अनावर्ती संख्याएं होती हैं। और इसी के साथ ही बच्चों जो रूट के अंदर संख्याएं होती हैं, रूट होता है ना इस तरह से, उसके अंदर की जो संख्याएं होती हैं वो भी हमारी अशांत अनावर्ती संख्या होती है, क्योंकि इसका भी वैल्यू पूरा नहीं निकलता है, ये सब के सब। और इसके साथ हम √2 भी कह देते हैं, इसका भी पूरा वैल्यू नहीं निकलता, कभी रुकेगा ही नहीं है। उसके अलावा हम रूट के अंदर कह सकते हैं 11 भी ले लो, 11 ले लेते हैं ये रूट के अंदर। हम रूट के अंदर ले लेते हैं 13। तो ऐसी संख्याएं भी जो होती हैं ये भी हमारी संख्याएं अशांत अनावर्ती संख्याएं होती हैं, ठीक है। और ऐसा नंबर जो रुकता नहीं है और साथ में कोई नंबर ऐसा हो जो कि पुनरावृत्ति भी नहीं कर रहा है, तो वो सभी अशांत अनावर्ती होती है। ये अपने मन की चलती हैं, इसके मन का कोई नहीं, ये है अपने मन का और ये है हमारे मन का। यानी कि कोई ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट करता है, तो वो नंबर होता है अशांत आवर्ती। जो नहीं रिपीट करता है, पॉइंट के बाद रुकता भी नहीं है, तो वो सब के सब होते हैं अशांत अनावर्ती। क्या मजा आ गया? समझ में आ गया ना? इसलिए अब देखो जरा, जो ऐसे जो नंबर होते हैं, ये जो नंबर होते हैं, इनको हम जब कोई नंबर बार बार रिपीट करता है तो हम उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, जैसे 3.1। अब ये जो 3 है ये बार बार आ रहा है, तो मैं 3 को बार बार ना लिख करके इसके ऊपर में जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर मैं एक लाइन खींच दूंगा इस तरह से, जिसको बार बोलते हैं। या कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3.3 3.13 और इसके ऊपर ये पॉइंट लगा दो, तो ये भी होता है। ये दोनों का मतलब वही होता है, ठीक है ना। तो ये होता है अशांत आवर्ती, ये होता है अशांत आवर्ती, ये होता है अशांत अनावर्ती। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लिख सकते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ी बात होती है कि जो ये वाली संख्याएं होती हैं, ये संख्याएं कौन सी संख्याएं? ये वाली संख्याएं
ये वाली संख्याएं, ये संख्याएं जो होती हैं इनको हम अपरिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय। ये होती हैं अपरिमेय संख्याएं। लेकिन ये वाली जो संख्याएं होती हैं अशांत आवर्ती, इन संख्याओं को हम बोलते हैं, क्या संख्याएं को बोलते हैं? इनको परिमेय। ये क्या होती हैं? ये सभी की सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या समझ में आया ना? तो इस तरह से हमने काफी अच्छे तरीके से इसको सीख लिया है। अब तुमने क्या देखा कि दशमलव वाली संख्याएं जो होती हैं उसमें से शांत वाली संख्याएं और साथ में अशांत आवर्ती संख्याएं, ये दोनों को दोनों क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन अशांत अनावर्ती संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। तो यहां तक आपका क्लियर हुआ होगा। लेकिन एक डाउट ये होगा कि आखिर गुरुजी ये वाला जो है ये कैसे परिमेय संख्या हो जाएगा? तो हम बताते हैं ना। तो इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं, काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम इसको देखते हैं, जो इस तरह के नंबर होते हैं ये कैसे अशांत आवर्ती संख्या होगी। तो हम यहाँ से इस जैसे ही लिखा ना, और भी एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल और भी लेना चाहते हैं तो 1.3333 ये भी एक एग्जांपल है। तो ये सभी के सभी अशांत आवर्ती संख्या होती है, ठीक है ना। तो जो भी ऐसा कोई नंबर दीजिए जो बार बार रिपीट कर रहा है, कभी कभी ऐसे होंगे 3-4 नंबर एक साथ आएंगे फिर वो रिपीट करते जाएंगे। जैसा मैं इसका एग्जांपल यहाँ पे लिख दूं, जैसे 1.235 तो ये देखो तुमने क्या देखा कि 235 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको ऐसे ना लिखकर इसको हम 1.235 लिखकर इसके ऊपर पूरा ऐसे लाइन खींच देंगे। तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि ये नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब हम इसको देखते हैं कैसे हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे और हम इसे पूरा अब मिटाने वाले हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको हटाता हूं। मैंने पूरा हटा दिया, ठीक है। अब मैंने एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। एक एग्जांपल हम क्या लेते हैं, ये जैसा कि मैंने कह दिया ना 1.3333 रिपीट हो रहा है, बार बार हो रहा है ना रिपीट। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसी को मैं लिख सकता हूं 1.3 और इसके ऊपर एक बार। अब बात आती है कि इसको हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो ध्यान समझना, अब इसको लिखना है तो देखो क्या करेंगे, 1 प्लस लगाएंगे। जहां पे पॉइंट होता है वहां पे प्लस लगाते हैं, उसके आगे जो नंबर होता है 3 उसको वैसे ही लिखेंगे, अपान लगाएंगे। जितने के ऊपर ये लाइन खींची होती है ना उतने नीचे 9 लगा देते हैं। यह भी मैं ऐसे ही बता रहा हूं, तुम्हारे बुक में है कैसे इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलते हैं, उसको हम वहां पर सीखेंगे। अभी तो ये एकदम से आसानी से निकलने वाला तरीका बता रहा हूँ, क्या आसानी से निकलने वाला। तो अभी सिर्फ इतना ही देखो ये कट रहा है तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 होता है। हम इसको लिख सकते हैं 1 + 1/3। अब इसका एलसीएम लोगे तो 3 1 जा 3 1, 4/3 यही होगा 4/3। तो बताओ ये p/q के फॉर्म में लिख गया। तो ये हमारी एक परिमेय संख्या बन गई, ये हमारी एक परिमेय संख्या बन गई। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि जितने भी हमारी अशांत आवर्ती संख्या होती है उस सब की सब परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफी अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आ गई होगी ना, आपको काफी अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आ गई होगी। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे सीखेंगे कोई नंबर जो होता है उसको हम p/q फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये मैंने अपना तरीका बताया, अब तुम्हें बुक वाला तरीका हम नेक्स्ट डे बताएंगे जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अगले दिन हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो अब इस चीज को आप एक बार जो जितना भी चीज मैंने आपको बताया वो सारा कुछ आपको एक बार घर पे पढ़ना है। जब घर पे पढ़ोगे तभी वो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी, क्योंकि जो टीचर होता है वो बस एक कोच होता है, मेहनत आपको करना पड़ता है। जो टीचर होता है वो क्या होता है, एक प्रकार से आपको सिर्फ रास्ता दिखाता है, आपको रास्ता दिखाया जाता है, आपके लिए वो दरवाजा बता देता है कि आपको लिए ये दरवाजा ठीक है, आपको इस दरवाजे से प्रवेश करना है, बाकी उस दरवाजे पर आपको तो अकेले ही बढ़ना है, ठीक है ना। तो हम क्या एक कोच हैं, सारी मेहनत तो आपको करनी है। मैं तो बता दिया, 2-4 क्वेश्चन करवा दिया, आगे की मेहनत आपकी होती है। उसी टाइप के क्वेश्चन उसी तरह के करोगे, जब करोगे तभी तो हमसे पूछोगे ना, ऐसे थोड़े ना आ जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही हमने सीखा। हमने क्या सीखा कि संख्या क्या होती है। संख्या 2 तरह की हमने बताई, एक होती है वास्तविक, एक होती है काल्पनिक। काल्पनिक संख्याएं रूट के अंदर होती थी। उसके बाद हमने सीखा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में हमने सीखा सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, ये सब की सब हमने सीखा वास्तविक संख्याओं में। उसको हम कैसे क्या करते हैं,
परिमेय संख्या तो बता दिया। दशमलव वाली संख्या में हमने सीखा दो तरह की संख्या, एक तो होती थी शांत और एक होती थी अशांत। शांत वाली तो पॉइंट के बाद थोड़ी दूर पर रुक जाती थी, और अशांत वाली क्या होती थी, अशांत वाले में दो पार्ट्स बन जाते थे, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती जो होती थी वो पॉइंट के बाद कोई नंबर बार बार पुनरावृत्ति होती थी उस नंबर की। लेकिन अशांत वाले में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता था, किसी भी नंबर की पुनरावृत्ति नहीं होती थी, हर नंबर अपने मन का मर्जी चलता था, तो वो नंबर होता था हमारा अशांत अनावर्ती। तो जो अशांत अनावर्ती होता था वो हमारा अपरिमेय होता था। लेकिन शांत वाली संख्या और साथ में अशांत आवर्ती वाली संख्याएं दोनों परिमेय संख्या होती थी। तो इस चैप्टर में हमने यहां तक देखा, इस इंट्रोडक्शन में, इस वीडियो में देखा, इस चैप्टर में नहीं। अब इस चैप्टर में जो भी हमारा जो भी इसमें क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे काफी अच्छे तरीके से। बस आपका साथ, आपका विश्वास हम पे बनाए रखिए। आपके विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। आपके साथ हम उम्मीद करते हैं, आपके साथ जो भी हम पढ़ाएंगे आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पूरा होप है कि आपको समझ में आ रहा होगा काफी अच्छे तरीके से। तो बस यही था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। बाकी वीडियो में अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और बाकी हम लोग मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।